तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे, जिसके अंतर्गत हम लोग डायग्राम के बेस पे इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि डायग्राम के बेस पे जब हम इस चीज़ को हम लोग देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे, तो यहाँ पर इस तरीके से होता है भाई। ये देखिए क्लियर, इस तरीके से यहाँ से होता है। देखिए इस तरीके से ये रहता है, उसके बाद ये और फिर ये इस तरीके से यहाँ पर ये और ये इस तरीके से आते जाता है भाई। इस तरीके से नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे यहाँ पर ये मौजूद होते जाता है। अब ठीक है, अब इसमें ये रिएक्टर के माध्यम से ये तो ये लंबवत इस तरीके से भी होता है भाई, जहाँ पर द्वार के माध्यम से भी हो सकता है और यहाँ पर निकटतम स्थिति में भी इसका हो सकता है। दोनों के बेस में हो सकता है भाई। अगर ये 1 बाय 1 करके रहेगा तो फिर बेस पे हो सकता है, इसके बेस भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ से देखिए क्लियर। तो ये देखते हैं हमारे पास ये। अब इस स्थिति में अगर हम इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते रहते हैं, जैसे कि हम लोग ABCD के बेस पे देखना चाहते हैं, ABCDEFGHIJKL के बेस पे हम लोग इस तरीके से ये बंधक प्रवृत्ति होती है, ये बंधक प्रवृत्ति होती है रेडिएशन के माध्यम से। ये आप लोगों के ईंधन के फलस्वरूप होती है। तो ईंधन के फलस्वरूप ये होती है, ये आप लोगों की इस तरीके से होती है, ये ईंधन के फलस्वरूप होती है, इस तरीके से होती है। तो इसी के वीडियो के माध्यम से जो बताया गया था आप लोगों को इसी पे है कि नाभिकीय ईंधन के रूप में सामान्यतः इसके रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह ईंधन छड़ों के रूप में होते हैं, जिन्हें एल्युमिनियम पात्र में बंद करके रखा जाता है तथा इन्हें तत्व के रूप में कहा जाता है। क्लियर। तो चलिए इन दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को अगर अटैचमेंट करते हैं तो इन्हें एल्युमिनियम के उपयोग के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत नाभिकीय ईंधन छड़ों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिन्हें एल्युमिनियम के पात्र में रखा जाता है तथा इन्हें ईंधन तत्व कहते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए यूरेनियम 235 से नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एक भट्ठी होती है, जिसके अंतर्गत नाभिकीय रिएक्टर होती है। नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से हम लोग ये जानते हैं कि जो परमाणु का जो भट्ठी होता है वह किस तरीके से होती है। इसके लिए हम लोग उसके बेस से जो ऊष्मा का अवशोषण होता है, जो उत्सर्जन होता है वह किस तरीके से होता है। उत्सर्जन ये रेखीय स्पेक्ट्रम के बेस पे होता है। क्या रेखीय स्पेक्ट्रम के बेस पे होता है कि उस पर समांतर रेखीय की अवस्था के बेस पे होता है, इसका होता है। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारे पास नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, इसके परमाणु भट्ठी सन 1942 में आप लोगों का फर्मी ने, ठीक है, एनरिको फर्मी के द्वारा निर्देशन में शिकागो के विश्वविद्यालय में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 1958 में इसकी फर्मी के नाभिकीय संलयन किए गए, नाभिकीय विखंडन के बेस पे इस चीज को किया गया था, जिसके अंतर्गत दोनों एक दूसरे के अटैचमेंट के बेस पे रहते थे। क्लियर। तो चलिए दोनों के बेस पे हम लोगों ने ये नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे देखा, जिसके अंतर्गत नाभिकीय ईंधन के बेस पे होता था। नाभिकीय ईंधन के रूप में ये सामान्यतः 235 से 239 के बीच में उपयोग के रूप में लिया जाता था, जिसके अंतर्गत नाभिकीय ईंधन छड़ों के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, जिसके अंतर्गत एल्यूमिनियम के पात्र में रख करके इसे ईंधन तत्व के रूप में जाना जाता था। तो चलिए इसके आगे के कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ से देख रहे थे नाभिक के बेस पे। नाभिक के बेस पे अगर हम इस चीज़ को देख रहे थे तो ये आप लोगों के दो तरीके से हो जाता है भाई। यहाँ पर प्रोटॉन के बेस पे होता है, यह तो प्रोटॉन के बेस पे होता है जो कि धन आवेशित होता है। प्रोटॉन के बेस पे होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, धन आवेशित। प्रोटॉन के बेस में क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। और यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, न्यूट्रॉन के बेस पे अगर इस चीज़ को देखते हैं तो ये न्यूट्रॉन के बेस में देखते हैं तो ये आप लोगों का क्या होता है भाई, अनावेशित होता है। अनावेशित, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है भाई। ये Ne⁻0 के बेस में होता है, यहाँ पर P⁻+ हो ये चार्ज होता है। ठीक है, तो एक में पॉजिटिव चार्ज के बेस पे, एक में आप लोगों का कोई भी प्रकार का कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेस पे इस चीज़ को बता सकते हैं। ये भाई साहब है आपका इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। ये भाई साहब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। ये ऋण आवेशित होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस में होता है। और क्या होता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के बेस पे ये चीज़ होता है भाई, देखिए। ठीक है, तो बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पे ये चीज़ होती है, जिसके अंतर्गत बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो बद्ध इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत क्या होता है, नाभिक के निकटतम स्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक से निकटतम स्थित इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, नाभिक से दूर स्थित,
ये आपका होता है नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है आप लोगों के नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन होता है, और ये आप लोगों के नाभिक के निकटता में स्थित इलेक्ट्रॉन होता है। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन जिसके अंतर्गत में ये आप लोगों के परमाणु के बेस पे यहाँ पर बंधक के रूप में रहता है भाई, ठीक है। ये नाभिक के पास दृढ़ता पूर्वक चिपका रहता है, दृढ़ता पूर्वक क्या रहता है, चिपका रहता है, ठीक है। तो नाभिक के पास यह दृढ़ता पूर्वक चिपका रहता है, जिसके अंतर्गत यह बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और बद्ध इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि ये नाभिक से दूर रहने के कारण वह उससे मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण वह पृष्ठ पर गति करने लगती है। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के पृष्ठ पर गति करते हैं, नाभिक के पृष्ठ पर गति करते हैं, ठीक है। और नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या बराबर हो जाएगा ऋण आवेशों की संख्या। यहाँ पर एक धन आवेशों की संख्या के बराबर क्या होता है आप लोगों का, ऋण आवेशों की संख्या होता है, जिसको हम लोग इसको प्रबलता के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। ये प्रबलता के बेस पे आता है आपके पास, जिसके अंतर्गत में नाभिक के बेस में आता है, जिसके अंतर्गत नाभिक में आप लोगों का पॉजिटिव के बेस पे होता है और नेगेटिव के बेस पे होता है। क्लियर। तो अगर पॉजिटिव की दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग प्लस के बेस पे देखते हैं, धनावेशित के बेस पे, और किसके बेस पे देखते हैं, अनावेशित के बेस पे देखते हैं, न्यूट्रॉन के बेस पे देखते हैं, और किसके बेस पे देखते हैं, प्रोटॉन के बेस पे देखते हैं। मतलब एक पॉजिटिव के बेस पे होता है, एक आप लोगों के इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है, जो कि आप लोगों के क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एक आप लोगों के इलेक्ट्रॉन के बेस में देखते हैं तो ये ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन के बेस में देखते हैं तो ये धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन के बेस में देखते हैं तो ये क्या होता है, अनावेशित होता है। क्या होता है, ये आप लोगों के अनावेशित होता है। तो ये दोनों नाभिक से इस तरीके से चिपके रहते हैं, जिस तरीके से आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है, तो जिस तरीके से कक्षक के बेस पे यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इस तरीके से होता है भाई, ठीक है। तो कक्षक के बेस पे अगर इस चीज़ को बताया जाए तो यहाँ पर एसपीडीएफ के माध्यम से इस चीज़ को बताया जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के बेस में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की दृष्टि से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से देख सकते हैं, और धनावेशित ऋणावेशित के बेस पे हम लोग इस दोनों चीज़ों को यहाँ से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से परमाणु के बेस पे देख लिया, इलेक्ट्रॉन के बेस पे देख लिए, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बेस पे देख लिए, और बद्ध इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके लिए देख लिए। इसमें संयोजी की अवस्था किस किस टाइम में आती है, संयोजी की अवस्था किस तरीके से होती है, संयोजकता का सिद्धांत किस आधार पे आता है, इसका आगे हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोगों ने इसके बारे में देखा है, इसके आगे के कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं मंदक मॉडरेटर के बेस पे, मंदक जिसको हम लोग यहाँ पर इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन उत्पन्न तीव्रगामी होती है, नाभिकीय विखंडन मंदक के बेस पे, ठीक है। मंदक के बेस पे होता है भाई ये। इसके अंतर्गत नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन के बेस पे होती है, जो कि उत्पन्न तीव्रगामी होती है। उत्पन्न क्या होती है, तीव्रगामी। उत्पन्न ये तीव्रगामी होती है, तथा न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए, न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए, न्यूट्रॉन को मंद, ठीक है, न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है। मंदकों क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत नाभिकीय विखंडन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो कि विखंडन के बेस पे आप लोगों के पास में जो इलेक्ट्रॉन का शोषण होता है, उत्सर्जन होता है, उस टाइम की बात करते हैं, जिसमें उत्सर्जन होता है आप लोगों का,
क्लियर। तो उत्सर्जन के बेस पे हम लोग इस तरीके से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के बेस पे देखते हैं, प्रोटॉन के बेस पे है पॉजिटिव, ये होता है आपका नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव के बेस पे होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव के बेस पे होता है भाई। यहाँ पर देखिए, एक किसके बेस पे होता है, एक पॉजिटिव के बेस पे होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव के बेस पे होता है। एक पॉजिटिव के बेस पे, एक नेगेटिव के बेस पे होता है, जिसको हम लोग मंदक की दृष्टि से देख रहे हैं, जिसको हम लोग किसके दृष्टि से देख रहे हैं, मंदक की दृष्टि से देख रहे हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर। तो नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद गति से करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में ईंधन तत्व एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं, जो कि मंदकों द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। मंदकों के रूप में प्रायः जल, भारी जल, ग्रेफाइट आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें से भारी जल सबसे उत्तम समझा जाता है। इन मंदकों में प्रोटॉनों की क्या होती है, बहुलता होती है। इन भारी जलों के माध्यम से इसमें उत्तम समझा जाता है, जिसके कारण से इनमें मंदकों में प्रोटॉनों की अधिकतम क्या होती है, इसके बेस पे बहुलता के माध्यम से होती है। मतलब ये क्या होती है, बहुलता होती है। इसके अंतर्गत आप लोगों के पास में आता है भाई। ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न तीव्रगामी, देखिए यहाँ से अगर इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन के बेस पे, मंदक के बेस पे हम लोग ये चीज़ को जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन में, किसमें, नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए, न्यूट्रॉनों को क्या करने के लिए, मंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मंदकों का उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है। तो न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए, न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, मंदक का उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों को मंदक, चलिए इसके बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए मंदकों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मंदकों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में ईंधन तत्व, रिएक्टर में ईंधन तत्व एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं, एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं। रिएक्टर में ईंधन तत्व, जो भी हमारे पास रिएक्टर होता है भाई, चाहे वह नाभिकीय रिएक्टर हो, चाहे वह किसी के बेस पे हो, ठीक है, रिएक्टर के बेस पे हो, चाहे वह किसी के बेस पे हो, उसमें ईंधन की जो तत्व होती है, ईंधन की जो क्या होती है, तत्व होती है, वह एक दूसरे के समांतर रखी होती है। वह एक दूसरे के क्या होती है, समांतर, एक दूसरे की यह समांतर रखी होती है, एक दूसरे के समांतर रखी होती है, जिससे मंदकों के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। जो मंदकों के द्वारा पृथक होते हैं, यहाँ से, जो मंदकों के द्वारा यहाँ से क्या होते हैं, पृथक होते हैं, मतलब अलग होते हैं। ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन उत्पन्न तीव्रगामी और न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए, नाभिकीय विखंडन के उत्पन्न तीव्रगामी एवं न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में ईंधन तत्व एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं, जो मंदकों के द्वारा एक दूसरे से क्या किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं। जो मंदकों के द्वारा एक दूसरे से क्या किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं। जो मंदकों के द्वारा एक दूसरे से क्या किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं। मंदकों के द्वारा एक दूसरे से क्या किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं। तथा मंदकों के प्रयोगों में प्रायः जल भारी जल के रूप में होती है, तथा मंदकों के प्रायः में जल या भारी जल के रूप में होती है, जिसके अंतर्गत ग्रेफाइट आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत क्या प्रयुक्त किए जाते हैं, ग्रेफाइट आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें से भारी जल सबसे उत्तम समझा जाता है। इन मंदकों में प्रोटॉनों की अधिकतम बहुलता होती है, अधिकतम क्या होती है, बहुलता होती है। तो इस चीज में हम लोग नाभिकीय विखंडन तथा उसके उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद गति से ज्ञात करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है। और इस रिएक्टर में ईंधन तत्व एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं, जो कि मंदकों के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। मंदकों के रूप में प्रायः जल, भारी जल तथा ग्रेफाइट आदि प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनमें से भारी जल सबसे उत्तम समझा जाता है। इस मंदकों में प्रोटॉनों की क्या होती है, अधिकतम से अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, बहुलता के बेस से पाई जाती है। तो मंदक के बेस से हम लोगों ने ये देखा कि नाभिकीय विखंडन उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद गति ज्ञात करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है। और रिएक्टर में ईंधन तत्व एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं, जो कि मंदकों के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते जाते हैं। तो मंदकों के रूप में प्रायः जल, भारी जल, ग्रेफाइट आदि प्रयुक्त किए जाते हैं, और इनमें से भारी जल सबसे उत्तम जल समझा जाता है। इन मंदकों में प्रोटॉनों की क्या होती है, बहुलता होती है। तो प्रोटॉनों के रूप में इसकी जो बहुलता होती है कि मंदकों के बेस में, क्योंकि नाभिकीय संलयन के बेस पे, नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते थे, तो जो उसका नाभिकीय विखंडन के बेस पे, आप लोगों के बेस पे अटैचमेंट की दृष्टि से ये चीज़ आता था भाई। देखिए, तो दोनों के बेस पे जो अटैचमेंट होता था वह एक दूसरे के परिकल्पना के स्वरूप होता था। परिकल्पना जैसे जैसे यहाँ पर आ गया मंदक के रूप में आप लोगों के पास प्रोटॉन की जो आप लोगों की बहुलता होती है वह अधिकतम होती गई। ठीक है। तो जिसके अंतर्गत
प्रोटॉनों में जो धनावेश होती है और न्यूट्रॉनों में क्या होती है, जो अनावेशित होती है, और इलेक्ट्रॉनों पे जो ऋण आवेशित होती है, वह परमाणु के द्रव्यमान के अलग अलग होता है। जैसे कि आइसोटोप के बेस पे समस्थानिक के बेस पे देख रहे थे, समभारिक के बेस पे देख रहे थे, समस्थानिक के बेस पे देख रहे थे। तो सम न्यूट्रॉनों के बेस पे हम लोग देख रहे थे कि सम न्यूट्रॉनों के बेस पे किस तरीके से होता है। तो नाभिकीय विखंडन उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद गति से ज्ञात करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में ईंधन तत्व एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं, जो कि मंदकों के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। मंदकों के रूप में प्रायः जल, भारी जल, ग्रेफाइट आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें से भारी जल सबसे उत्तम समझा में जाता है, जो कि मंदकों में प्रोटॉनों की बहुलता की क्या होती है, अत्यधिक उपलब्धता पर आधारित होती है, जिससे कि मंदक में नाभिकीय विखंडन के उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद गति से ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद गति करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में ईंधन तत्व एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं, जो कि मंदकों द्वारा एक दूसरे को पृथक होते हैं। मंदकों के रूप में इससे प्रायः जल, भारी जल, ग्रेफाइट आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें से भारी जल सबसे उत्तम समझा जाता है। इस प्रकार के वह हम लोग मंदक के रूप में जानते हैं, जो कि मंदकों में प्रोटॉनों की क्या होती है, बहुलता होती है। तो नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें रिएक्टर में ईंधन तत्व के रूप में होता है। रिएक्टर में यहाँ पर आप लोगों के ईंधन तत्व के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, ईंधन तत्व का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है रिएक्टर के रूप में, जिसके अंतर्गत में मंदकों के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। मंदकों के रूप में प्रायः जल, भारी जल। ठीक है, यहाँ पर मंदकों के रूप में देखिए, यहाँ पर जो मंदकों के रूप में आप लोगों के पास जल का प्रयोग किया जाता है, यह जल हो सकता है, या फिर वह भारी जल के रूप में हो सकता है, या तो फिर भारी जल के रूप में हो सकता है, या फिर क्या किसके रूप में हो सकता है भाई, ग्रेफाइट के रूप में हो सकता है, या ग्रेफाइट के रूप में हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर से जो इनमें से जो भारी जल होता है, ठीक है, जो भारी मात्रा में होता है, जो भारी जल होता है, ठीक है, उसी को यहाँ पर क्या माना गया है, उत्तम सबसे माना गया है। ठीक है, उत्तम माना गया है, यहाँ से इसी को उत्तम माना गया है। इस कारण से इन मंदकों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन मंदकों में प्रोटॉनों की बहुलता होती है। इन मंदकों में किसकी बहुलता होती है, प्रोटॉनों की बहुलता होती है। तो इन मंदकों में प्रोटॉनों की बहुलता होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग मंदक के बेस पे देखे थे। ठीक है, तो चलिए इसका आगे के कंटेंट को हम लोग देखते हैं भाई। नियंत्रक क्षण, नियंत्रक क्षण किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो आगे का कंटेंट हमारे पास है नियंत्रक क्षण के बेस पे। ठीक है, किसके बेस पे है, नियंत्रक क्षण के बेस पे है। तो ये नियंत्रक क्षण के बेस पे किस तरीके से होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। नियंत्रक क्षण में नाभिकीय विखंडन, नियंत्रक क्षण में रिएक्टर के द्वारा हमारे पास जो नाभिकीय विखंडन होता है, जैसे कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के बेस पे होता है ना, तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन के बेस पे देखिए, इस चीज़ को हम लोग नाभिकीय विखंडन के बेस पे देखते हैं। नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण, इस पर क्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन पर यहाँ पर क्या होती है, क्रिया के माध्यम से होती है, जिस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। जिस पर नियंत्रण रखना, जिस पर क्या रखना, नियंत्रण रखना क्या होता है, आवश्यक होता है। जिस पर नियंत्रण रखना क्या होता है भाई, आवश्यक होता है। जिस पर नियंत्रण रखना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो नियंत्रक क्षण की भांति हम लोग जब रिएक्टर के बेस पे नाभिकीय विखंडन की क्रिया करते हैं, तो नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत हम लोगों में क्या होता है, रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान, यहाँ पर नियंत्रण के रूप में अगर हम लोग यहाँ से आवश्यक तत्व के रूप में अगर नियंत्रण के बेस पे, क्लियर, अगर नियंत्रक के रूप में, यदि नियंत्रक के रूप में यहाँ से देखिए, यदि नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान, कैडमियम या बोरान, यहाँ से देखिए कैडमियम या बोरान, कैडमियम या फिर बोरान, कैडमियम या फिर क्या होती है भाई, बोरान होती है। कैडमियम या फिर क्या होती है, बोरान होती है, की छड़ें प्रयुक्त की जाती है, की छड़ें प्रयुक्त की जाती है, की छड़ें यहाँ से क्या की जाती है, प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है
छड़ें प्रयुक्त की जाती है तो इन छड़ों को नियंत्रक छड़ कहते हैं। यहाँ से प्रयुक्त छड़ क्या कहलाती है? नियंत्रक छड़ कहलाती है। नियंत्रक छड़ कहलाती है। यहाँ से प्रयुक्त क्षण क्या कहलाती है? नियंत्रक क्षण कहलाती है। ये क्षणें न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। मान लेते हैं कि ये क्षण होती है, ये क्षणें क्या करती है? देखिए, ये क्षणें न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। ये क्षणें न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ये क्षणें न्यूट्रॉनों क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जिससे नाभिकीय विखंडन नियंत्रित हो जाता है। जिससे जो है यहाँ पर नाभिकीय बेस पे होता है भाई, इसलिए कारण से यहाँ पर जो नाभिकीय विखंडन होता है, वो नाभिकीय विखंडन क्या हो जाता है? नियंत्रित रूप से क्या हो जाता है? नियंत्रित हो जाता है भाई, नियंत्रित हो जाता है, नियंत्रित रूप से नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, तो जब हम नियंत्रण क्षण के बेस पे इस चीज़ को में वर्क करते हैं भाई, जब हम लोग नियंत्रण क्षण के बेस में इस चीज़ में वर्क करते हैं, तो उस वर्क के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि इसका कंट्रोल रोड ऑफ में तो रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है कि नियंत्रण क्षण के बेस पे, उसी चीज़ में नियंत्रण क्षण के बेस पे इस चीज़ को बोला जा रहा है कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। यहाँ पर आवश्यक इस तरीके से होता है क्योंकि यहाँ पर जो नाभिकीय विखंडन होगा भाई, यहाँ पर जो नाभिकीय विखंडन होगा, यहाँ पर जो नाभिकीय विखंडन होगा, इसके अंतर्गत जो नाभिक के पास नाभिक के अलावा यहाँ पर इस तरीके से पहला आप लोगों का जो प्रोटॉन है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका होता है न्यूट्रॉन, जो कि दो पार्टिकल्स आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन के बेस पे हम लोग यहाँ पर ये चीज़ को देखे हैं कि यहाँ पर ये क्या होती है? ये धनावेशित होती है, ये धनावेशित होती है, ये धनावेशित होती है। और दूसरा में ये देखते हैं कि ये धनावेशित होती है तथा ये न्यूट्रॉन की तुलना में ज़्यादा आवेशित होती है, ज़्यादा आवेशित होती है। और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये अनावेशित होती है भाई, ये अनावेशित होती है इसमें किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार की कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होती, कोई आवेश नहीं होती है। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेस पे हम दोनों को इस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ से ये नाभिक के बेस पे जब होता है भाई, इस तरीके से ये नाभिक के बेस पे क्या करता है, ये इस तरीके से नाभिक के बेस में होता है। तो यहाँ से आप लोगों के बेस पे, यहाँ के बेस पे ये इस तरीके से आप लोगों के पास आएगा ये। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये वाला कण रहेगा, यहाँ से इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा तो यहाँ पर यह नाभिक के रूप में आएगा, यहाँ पर पार्टिकल्स के रूप में आपके पास रहेगा।
न्यूट्रॉन के बेस पे ये रहेगा जो कि Ne⁻0 के बेस पे, और ये आपका प्रोटॉन के बेस पे रहेगा Pe+ के रूप में रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, न्यूट्रॉन के बेस पे देखते हैं, प्रोटॉन के बेस पे देखते हैं। तो ये धन आवेशित होती है, ये न्यूट्रॉन की तुलना में ज़्यादा आवेशित होती है। न्यूट्रॉन ये अनावेशित होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आवेश नहीं होती है। तो नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत जो नाभिक होती है भाई, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अहम योगदान होता है। प्रोटॉन में धन आवेशित होती है, इसमें न्यूट्रॉन की तुलना में ज़्यादा आवेशित होती है, जबकि न्यूट्रॉन ये अनावेशित होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होते, जिसके कारण यह नाभिकीय विखंडन के रूप में क्या होती है, सहायक होती है। जिसके अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ को देख रहे थे कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ें प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पर यह बोला गया कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, जब रिएक्टर के रूप में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है भाई, तो जैसे जैसे नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है उस पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस पर नाभिकीय विखंडन के बेस पर इस पर नियंत्रण करना भाई, इस पर नियंत्रण करना इस पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान, नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान, जो यहाँ पर बोला गया था आपके पास, क्या बोला गया था, कैडमियम या बोरान की छड़ें, कैडमियम या फिर बोरान की छड़ें, कैडमियम या फिर बोरान की छड़ें, कैडमियम या फिर बोरान की जो छड़ें होती है भाई, वो छड़ों में क्या की जाती है, नाभिकीय विखंडन के बेस पे इसमें प्रयुक्त की जाती है। नाभिकीय विखंडन के बेस पे, नाभिकीय विखंडन के आधार पर, नाभिकीय विखंडन के आधार पर छड़ें प्रयुक्त की जाती है, छड़ें प्रयुक्त की जाती है, छड़ें यहाँ से क्या की जाती है, प्रयुक्त की जाती है, जिससे क्षण का नियंत्रक क्षण कहते हैं, और इन्हीं क्षणों को क्या बोलते हैं, नियंत्रक क्षण कहते हैं। और यही क्षण आपके लोगों के क्या कहलाते हैं, नियंत्रक क्षण के बेस पे कहलाती है। क्लियर। इन क्षणों को साम्यावस्था की स्थिति में, इन क्षणों को साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में नियंत्रक क्षण कहते हैं, नियंत्रक क्षण कहते हैं, नियंत्रक क्षण कहते हैं, नियंत्रक क्षण कहते हैं। ठीक है, इन क्षणों को साम्यावस्था की स्थिति में नियंत्रक क्षण कहते हैं तथा यह नाभिकीय विखंडन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तथा यह नाभिकीय विखंडन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ से ये सभी क्या हो जाएंगे, नाभिकीय विखंडन को क्या करेंगे, यहाँ से यह नियंत्रित करेंगे। तो नाभिकीय विखंडन को यहाँ से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इस कारण यह नाभिकीय विखंडन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। नाभिकीय विखंडन को यह क्या करते हैं, यहाँ से नियंत्रित करते हैं। नाभिकीय विखंडन को यहाँ से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। चलिए, तो ये नियंत्रण के बेस पे ये सारी चीज़ आप लोगों के पास आ जाएगा। जब यह नियंत्रक क्षण के बेस पे अलग अलग तरीके से होता है, जिसके अंतर्गत रिएक्टर में जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है उसमें नियंत्रण कर पाना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक होता है, जिसके कारण नियंत्रक के रूप में कैडमियम के बेस पे करते हैं या फिर कैडमियम यूज करते हैं या फिर यहाँ पर बोरान यूज होता है। इस चीज़ को देखिएगा कि यहाँ से दोनों में से किसी एक के बारे में यहाँ से होता है, या तो कैडमियम के बेस पे करते हैं या फिर बोरान के बेस पे करते हैं। तो रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ें प्रयुक्त की जाती है। इन छड़ों को नियंत्रक क्षण कहते हैं। ये छड़ें न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है, ये छड़ें न्यूट्रॉनों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे कि यह नाभिकीय विखंडन में नियंत्रित हो जाती है। जैसे जैसे यह कैडमियम या बोरान को अपनी ओर आकर्षित करने जाती है, इस
तरीके से आकर्षित करने जाती है, मतलब अवशोषित करने जाती है, वह नियंत्रण के पास चली जाती है, मतलब नियंत्रण करने में इसको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होती भाई। ठीक है, वहाँ पर चाहे वह डायग्राम के बेस पे हो, चाहे वह अवशोषण के बेस पे हो, चाहे उत्सर्जन के बेस पे हो, चाहे शोषण के बेस पे हो, दोनों एक दूसरे के रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन की क्रिया में क्या करते हैं, अभूतपूर्व योगदान देते हैं। और अभूतपूर्व योगदान देने के पश्चात ये क्या करते हैं कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर अत्यंत आवश्यक होता है। और इसकी कैडमियम या बोरान के क्षण को उस पर प्रयुक्त क्षणों के बेस पे वहाँ पर एक दूसरे से क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। एक दूसरे से जैसे जैसे अटैचमेंट होता है तो इन क्षणों को नियंत्रक क्षण के बेस पे रखा जाता है, और जैसे जैसे ये क्षण न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है, जिससे नाभिकीय विखंडन क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। और जैसे यह नाभिकीय विखंडन एक दूसरे से नियंत्रित हो जाती है, तब वहाँ पर हम लोग नियंत्रण की क्षण की भांति उस पर नाभिकीय विखंडन पर आरोपित करके वहाँ से उस पर क्या कर पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा नियंत्रित करते हैं तो वह नियंत्रक क्षण के बेस पे यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे के जो कंटेंट है उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, जो कि नियंत्रक क्षण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। अब इसके कोलाइंट शीतलक के बेस पे देखते हैं भाई, वास्तव में शीतलक किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, शीतलक यह किस तरीके से होती है, कोलेरेस्ट किस तरीके से होती है। यहाँ पर कोलाइंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो शीतलक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, वास्तव में ये शीतलक होता है, ये शीतलक किस तरीके से होता है। ये शीतलक में हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को किस तरीके से अटैचमेंट करके बताते हैं, जो कि शीतलक की दृष्टि से क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे होती है। ठीक है, तो चलिए कोलाइंट के बेस पे हम लोग यहाँ पर जानते हैं शीतलक के बारे में। वास्तव में शीतलक किस तरीके से होती है, शीतलक नाभिकीय विखंडन में किस तरीके से अभूतपूर्व योगदान देता है। तो चलिए, शीतलक नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, यहाँ से देखिए, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, नाभिकीय विखंडन देखिए, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, 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 किसकी, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अत्यधिक मात्रा में, देखिए यहाँ से देखते हैं, इसमें क्रिया करते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में क्रिया जब होती है तब यहाँ से क्या हो जाएगा, अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में क्या होगा भाई, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए, ठीक है, जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा, नाभिकीय विखंडन होती है भाई, तो जब नाभिकीय विखंडन होती है तो उसमें ऊष्मा क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पर ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही है भाई, देखिए यहाँ पर ऊष्मा का जो रूप है, ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में, ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ऊष्मा का अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए, अगर इस ऊष्मा को हम लोग क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं भाई, इसको हम लोग क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। इस ऊष्मा को हम लोग क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। इस ऊष्मा को हम लोग क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, अवशोषित करने के लिए, अवशोषित हेतु जो पदार्थ, अवशोषित हेतु जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, जो पदार्थ क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, जो पदार्थ क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें शीतलक कहते हैं। ये क्या कहलाता है, शीतलक कहलाता है भाई। तो यहाँ पर ये शीतलक किस बेस पे आया, ये आप लोगों को पता चल गया होगा भली भांति, ये आप लोगों के शीतलक कहलाता है। देखिए, ये आप लोगों का क्या कहलाता है, शीतलक कहलाता है, शीतलक कहलाता है। तो शीतलक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में किया जाता है, जिससे जनरेटर को चलाया जाता है। तो शीतलक के बेस पे हम लोग ये चीज़ को जानते हैं भाई कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए
जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। और शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। किसको प्रवाहित किया जाता है? शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव या सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। तो जब भी नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, जब भी क्या होती है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। जब भी नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, और इस ऊष्मा को अवशोषित करने के जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? शीतलक कहते हैं। तो जब भी एग्जाम में ये की दृष्टि से ये आती है भाई कि शीतलक किसे कहते हैं, शीतलक क्या है, शीतलक को हम लोग किस तरीके से परिभाषित करेंगे, शीतलक को समझाइए या शीतलक को प्रस्तुतिकरण दीजिए, या फिर शीतलक को परिभाषा सहित समझाइए, या शीतलक का क्या होता है इस बारे में आता है। तो आप लोगों को यही लिखना पड़ेगा कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, यहाँ से देखिए यहाँ पर वर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों के नाभिकीय विखंडन। हर एक वर्ड में नाभिकीय विखंडन आपका जुड़ा रहेगा, क्योंकि इसको नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, इस चीज़ को भूलिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। नाभिकीय अभिक्रिया के विखंडन, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस कंटेंट को पॉइंट आउट कीजिए, इस ऊष्मा को अवशोषित करने पर, इस ऊष्मा को क्या करने पर? अवशोषित करने के लिए, इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त की जाती है। जब भी अगर हम लोग नाभिकीय विखंडन के रूप में होता है तो उसमें नाभिकीय विखंडन होने के कारण, अब नाभिक के कारण बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसमें अवशोषण होगा, मतलब उसमें ऊष्मा का क्या होगा? बहुत भारी मात्रा में क्या होगा? विखंडन है तो उत्सर्जन होगा। इसमें ऊष्मा बहुत रूप से क्या होती है? उत्सर्जित होती रहती है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होती रहती है। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए, और इसी ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ किए जाते हैं, जो पदार्थ क्या किए जाते हैं? ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ हमारे पास क्या किए जाते हैं? पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हीं पदार्थ को हम शीतलक कहते हैं। उन्हीं प्रयुक्त पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? शीतलक कहते हैं, जो कि ऊष्मा के रूप में क्या होती है? ठंडी होती है। इस कारण से यह ठंडापन होता है, इस कारण से इसको शीतलक कहते हैं। कूलर के भांति ठंडी हवा के बेस पे होती है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। शीतलक के रूप में प्रायः भारी जलीय द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। अब यहाँ पर कंडीशन में ये रख रहा है भाई कि शीतलक के रूप में प्रायः, शीतलक के रूप में प्रायः ना, अब शीतलक के रूप में प्रायः क्या किया जाता है? देखिए यहाँ से शीतलक के रूप में प्रायः, शीतलक के रूप में प्रायः, यहाँ से देखिए शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल, शीतलक के रूप में क्या किया जाता है? प्रायः भारी जल, मतलब अत्यधिक मात्रा की जल, मतलब प्रायः क्या होता है? भारी जल। यहाँ पर क्या किया जाता है? भारी जल किया जाता है। तो शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में, या फिर भारी जल, या फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ से ले सकते हैं भाई द्रव सोडियम को ले सकते हैं भी, क्या ले सकते हैं? द्रव सोडियम को भी लिया जा सकता है। यहाँ से किसको लिया जा सकता है? द्रव सोडियम को लिया जा सकता है। तो शीतलक के रूप में जब हम इस चीज़ को यूज करते हैं, तो शीतलक के रूप में जब भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है भाई, रिएक्टर में किस तरीके से प्रवाहित किया जाता है? इसको किसमें प्रवाहित किया जाता है? रिएक्टर के माध्यम से इसको प्रवाहित किया जाता है। तो ये रिएक्टर किस तरीके से आप लोगों को इसमें संदर्भित होता है, किस तरीके से आकर्षित करता है, किस तरीके से इसकी क्रिया को संपन्न करता है, वो आप लोगों के शीतलक के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जब भी नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में होती है भाई, जब भी नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। तो शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल, यहाँ पर जो शीतलक वर्ड यूज हो रहा है भाई, उस शीतलक वर्ड में जो भारी जल की मात्रा होती है या फिर सोडियम की जो मात्रा होती है, यहाँ पर जो यूज हो रहा है शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम, जिसको बोला जाता है द्रव सोडियम बोला जाता है, या फिर भारी जल, दोनों में से किसी एक चीज को आपको यूज करना पड़ेगा भाई। क्लियर? तो यहाँ से देखते हैं उसी चीज को कि
शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल, शीतलक के रूप में प्रायः यहाँ से भारी जल होगा। जैसे कि भारी जल के बारे में पढ़ते थे, अशुद्ध जल के बारे में पढ़ते थे, द्रव के बारे में पढ़ते थे, द्रव सोडियम के बारे में पढ़ते थे। तो उसी के बेस से जो शीतलक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रहा है वो है नाभिकीय विखंडन से रिलेटेड होता है। क्योंकि नाभिकीय विखंडन किस तरीके से होता है, नाभिकीय विखंडन के बेस पे या किस तरीके से अटैचमेंट होता है, उसी के बेस पे यहाँ पर तो इसी चीज़ के लिए बताया जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में किया जाता है, जिससे जनरेटर को चलाया जाता है। जिससे किसको चलाया जाता है, जनरेटर को चलाया जाता है। तो जनरेटर के माध्यम से जब इसकी वर्क होती है भाई, जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, शीतलक कहते हैं। लेकिन शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। लेकिन शीतलक के रूप में भारी जल, यहाँ पर उसी चीज़ को बोला जा रहा है भारी जल या फिर द्रव सोडियम, भारी जल या फिर द्रव सोडियम। तो शीतलक के रूप में यहाँ पर देखिए शीतलक के रूप में शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम, शीतलक के रूप में भारी जल या द्रव सोडियम ना, भारी जल या द्रव सोडियम, जो कि यहाँ पर एक बार और लिख चुका था मैं। भारी जल रहेगा भाई या तो द्रव सोडियम रहेगा, ये क्या रहेगा, द्रव सोडियम रहेगा। यहाँ से आपका द्रव सोडियम रहेगा, क्लियर। तो शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल, शीतलक के रूप में यहाँ से देखिए शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल, शीतलक के रूप में क्या रहेगा, प्रायः भारी जल रहेगा या फिर द्रव सोडियम रहेगा, या फिर क्या रहेगा, द्रव सोडियम रहेगा, को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। को रिएक्टर में क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। रिएक्टर में क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। रिएक्टर में क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। रिएक्टर में क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, क्लियर। तो शीतलक के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग भी, शीतलक द्वारा अवशोषित, क्लियर। शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा, यहाँ से देखिए शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा, शीतलक द्वारा क्या होती है, अवशोषित ऊष्मा, जो कि यहाँ पर कूलेंट के बेस पे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्लियर। कूलेंट के बेस पे यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। कूलेंट फिजिक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कूलेंट फिजिक्स के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से देखिए कूलेंट के बेस पे हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ से न्यूक्लियर प्रोटेक्टर के बेस पे भी हम इस चीज़ को यहाँ पर डायग्राम के बेस पे देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है, जो कि इसी के अकॉर्डिंग होती है। ये देखिए, ये इसी के अंतर्गत होती है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस रिएक्टर के अंतर्गत ही होती है कूलेंट के बेस पे, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ से 1 बाय 1 करके इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखते जाते हैं। अब यहाँ से आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की क्या होती है, जो क्रिया होती है, उसी क्रिया के अंतर्गत में जो अत्यधिक मात्रा में होती है भाई, उसी क्रिया के अंतर्गत में जो अत्यधिक मात्रा में होती है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए यहाँ पर देखिए नाभिकीय विखंडन के बेस पे जो यहाँ पर कंट्रोल रोड्स है, देखिए यहाँ पर हम लोग जब कंट्रोल रोड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंट्रोल रोड्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल रोड्स की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो आप लोगों की ये है, ये आप लोगों की कंट्रोल रोड्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखे रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो इसके कोने के पास में साइड में है, इसको हम लोग सील्डिंग बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सील्डिंग बोला जाता है, जो कि अंदर के फिशन चैम्बर के अनुरूप होता है, जो कि अंदर के फिशन चैम्बर के क्या होता है, अनुरूप होता है। और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये वाला इस साइड, ये वाला साइड, ये आप लोगों की फ्यूल रूट्स होता है, ठीक है, फ्यूल के माध्यम से रहता है, जो कि ईंधन के माध्यम से होता है,
जो कि आप लोगों के ईंधन के माध्यम से होता है, और ये आप लोगों के मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर होता है शीतलक के वजह से, मॉडरेटर मंदक होता है ये आप लोगों का, क्या होता है ये आप लोगों का मंदक होता है। यहाँ पर पंपिंग का कार्य होता है, पंपिंग का कार्य यहाँ से होता है, आप लोगों के बीच में जो पंपिंग कार्य होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद ये कुलाइंट जो कि आप लोगों की शीतलक का काम करता है भाई, ये कुलाइंट किसका काम करता है, शीतलक का काम करता है। इसी के बेस में यहाँ पर स्ट्रीम के माध्यम से होता है, ये आप लोगों के स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से होता है। यहाँ पर टरबाइन मोटर के बेस पे अगर घुमाया जाता है, जहाँ पर हीट एक्सचेंजर होता है, यहाँ पर गर्म को ठंडी, ठंडी को गर्म किया जाता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर के द्वारा। यहाँ पर आप लोग क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर के द्वारा है। तो यहाँ से आप लोग गर्म पानी कर सकते हैं, ठंडे पानी कर सकते हैं, ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडे, ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडे। इस तरीके से शीतलक के बेस पे इस चीज़ को आप लोग का यहाँ से देख सकते हैं। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्लियर। तो नाभिकीय विखंडन की क्रियाओं में, नाभिकीय विखंडन की क्रियाओं में यहाँ से देखिए, नाभिकीय विखंडन की क्रियाओं में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में किया जाता है। देखिए, शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा, यहाँ से हम लोग जो शीतलक के द्वारा जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं भाई, यहाँ से जो शीतलक के द्वारा हम लोग जो भी ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, उसका उपयोग भाप बनाने में किया जाता है। उसका उपयोग किस पे कराने में किया जाता है, भाप बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो उपयोग होता है भाई, इसका उपयोग इस तरीके से हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं कि शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग, अवशोषित ऊष्मा का उपयोग क्या होता है, भाप बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, भाप बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, तो भाप बनाने में किया जाता है। भाप बनाने में क्या किया जाता है, जिससे कि जनरेटर को चलाया जाता है, जिससे कि जनरेटर को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। अब जनरेटर को चलाते हैं हम लोग, तो यह किस तरीके से आती है, यह किस तरीके से इस पर डिपेंड होती है। वह शीतलक नाभिकीय विखंडन की जब प्रक्रिया हमारे पास आती है, तो उसी नाभिकीय विखंडन की क्रिया में यह अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, और इसी ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। अब ये शीतलक के रूप में भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण यह शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में करते रहता है। जैसे जैसे भाप के रूप में यह काम करने लगता है, जिससे कि जनरेटर को चलाया जाता है, तो वैसे वैसे यहाँ पर जो शीतलक की जो नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होती है वह आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिसके कारण यहाँ पर क्रिया में जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का जो अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषित रूप होता है, वह धीरे धीरे निरंतर रूप से बढ़ती जाती है। जिसके अंतर्गत में यहाँ पर द्रव सोडियम के बेस पे ये होता है, या द्रव सोडियम के बेस पे, या फिर यहाँ पर शीतलक के रूप में आप लोगों के बेस पे इस चीज़ को किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको भारी जल होता है, या तो भारी जल के बेस पे इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर इसको द्रव सोडियम के अनुसार इसको प्रयुक्त किया जाता है। भाई दोनों में से किसी एक को यहाँ से इसको ऊष्मा स्थानांतरण के लिए और ऊर्जा के लिए और ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं फाइनली कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग भी भाप बनाने में किया जाता है, जिससे जनरेटर को चलाया जाता है। जैसे जैसे जनरेटर को हम लोग चलाते हैं, उसमें जो शीतलक की जो गति होती है भाई, वह ऊष्मा को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या होती है, बढ़ती जाती है। ऊष्मा को अपनी ओर अवशोषित करने लगता है, मतलब उसमें बार बार अल्टरनेट क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, अप डाउन के बेस पे क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, एक्सचेंजेबल माध्यम से यह उत्सर्जित हो रहा है, जिसके कारण जनरेटर को चलाया जाता है। तो यहाँ पर शीतलक के बेस पे जब इस चीज़ को देखते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पास नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया हुई है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया के अंतर्गत में यहाँ पर जो कंट्रोल रोड्स है भाई, यहाँ पर जो कंट्रोल रोड्स है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप लोगों के पास कंट्रोल रोड्स है, यहाँ पर जो आप लोगों के पास कंट्रोल रोड्स है, कंट्रोल रोड्स है, ये शीतलक को क्या करता है, ये शीतलक को और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, ये शीतलक को नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, शीतलक को नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में अत्यधिक नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में भाई, ठीक है, ये शीतलक को नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में
अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा उत्पन्न करती है जिसके अंतर्गत पदार्थ की अवस्था पर आरोपित ऊष्मा परिवर्तन नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार से ये नियंत्रित होता है, कंट्रोल रोड्स के बेस पे नियंत्रित होता है। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें शीतलक कहते हैं। शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में किया जाता है, जिससे कि जनरेटर को हम लोग के द्वारा चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत शील्डिंग का कार्य किया जाता है। शील्डिंग के बेस में इसमें फ्यूजन्स चैम्बर जो भी है, फील्ड्स रोड्स है, मॉडरेटर है, पंप है, कुलैंट है, स्ट्रीम है, टरबाइन है, हीट एक्सचेंजर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बेस पे है। तो ये सारे आप लोगों के जो प्रोसेस है, जो आप लोगों को शीतलक के बेस पे जो आप लोगों का प्रोसेस है, जो मंदक के बेस पे है, मंदक से शीतलक के बेस पे, शीतलक से मंदक के बेस पे, और वहाँ पर ऊष्मा को उत्सर्जित करने के लिए, ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर ऊष्मा बार बार क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की क्रिया के अंतर्गत इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। और इसी ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग शीतलक कहते हैं। ये शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम या रिएक्टर के बेस में प्रवाहित होता है भाई। तो शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में किया जाता है, जिससे जनरेटर को चलाया जाता है। तो यहाँ पर शीतलक और जो जनरेटर के बीच होती है भाई, जिसके बीच में आप लोगों का शीतलक क्या होता है, अवशोषित ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में करता है। यहाँ पर जो शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा होता है, जितना ऊष्मा की मात्रा को क्या करता है, अवशोषित करता है भाई, उसी को हम लोग शीतलक के माध्यम से जानते हैं। तो वहाँ पर अवशोषण का काम किया रहता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों का क्या है, भाप बनकर हुआ है, तो भाप बनकर हुआ है, तो यहाँ पर उसको अवशोषित करने का काम करेगा। तो ये शीतलक के भांति रहेगा। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। शीतलक के रूप में प्रायः भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, या शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में किया जाता है, जिससे जनरेटर को चलाया जाता है। तो ये था आज का हमारा शीतलक से संबंधित वीडियो लेक्चर। तो इसके आगे के कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो शीतलक में हम लोगों ने ये देखा कि नाभिकीय विखंडन इस पर किस तरीके से क्रिया करती है, और इस पर ऊष्मा का अवशोषण किस तरीके से होता है, ऊष्मा का अवशोषण किस बेस पे होता है, ऊष्मा को यह किस तरीके से अवशोषित करता है, और पदार्थ को यह किस तरीके से प्रयुक्त करता है, जिसके कारण यह शीतलक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भारी जल तथा द्रव सोडियम का रिएक्टर में किस तरीके से इसको प्रभावित किया जाता है, हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में देखा। तो इसका आगे के कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट शीतलक के बेस का आगे का जो कंटेंट है उसके साथ हम लोग मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।